हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिट 4 आईसीटी एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस का सेक्शन 4.4 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, रोल ऑफ टीचर और इसके साथ कोन ऑफ लर्निंग के भी बारे में जानेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है अगर आप देखें बीएड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं फ्रेंड्स, वो है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। फ्रेंड्स, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई भी दो चीज़ों को वो मिला के डाल सकता है। मैंने इस वीडियो में पेज नंबर स्पेसिफाई किए हैं, तो अगर आप फ्यूचर में कहीं भी कभी भी एक पर्टिकुलर जगह जाके स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में पेज नंबर 6 जो स्लाइड में लिखे होंगे उसको रिफर करके आप वो पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई भी क्वेश्चन दे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर, डेफिनेशन और मीनिंग एटलीस्ट हाफ ऑफ अ पेज आपको लिखना ही है, अगर उसने डायरेक्टली नहीं पूछा है तब भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। शुरुआत में मैंने यहाँ एक कोन ऑफ लर्निंग बनाया है जो आप किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की कोन ऑफ लर्निंग बताता है कि जब एक स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता है तो 10% उसे याद रहता है, जब वो सुनता है तो 20% चीज़ें उसे जो कंटेंट होता है उसको वो याद कर पाता है, अगर देखता है तो 30% चीज़ें याद कर पाता है, अगर देखना सी एंड हियर और सुनना दोनों एक साथ करता है तो लर्निंग 50% होती है, अगर वही चीज को वो बोलता है खुद तो 70% लर्निंग होती है, और अगर वो बोल के उसे करता है जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक पार्ट है उसमें 90% एफिशिएंसी होती है, लर्निंग कैपेसिटी होती है। और ये जो कोन है, कोन ऑफ लर्निंग, आप किसी भी टॉपिक रिलेटेड टॉपिक में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आप इसे डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है वो है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये जो पोर्शन है आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के किसी भी क्वेश्चन में आप डालेंगे और इसमें शुरुआत कीजिएगा प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताइएगा कि वो किस तरह बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ इंटरेक्ट करवाता है, इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक्चुअल फोकस क्या होता है। उसके साथ जो मार्क फेचिंग पार्ट रहता है फ्रेंड्स, वो है साइकोलॉजिस्ट के नाम जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के रिलेटेड हों उसके बारे में लिखिएगा। वो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क फेचिंग है और वही एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करता है पेपर टू पेपर एंड आंसर टू आंसर। तो स्टार्ट कीजिएगा डेफिनेशन से, तो उसमें लिखिएगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ डायनामिक अप्रोच to teaching in which students gets opportunity to develop knowledge and skill through engaging projects related to real world problems and challenges। so इसमें 3 पार्ट आते हैं। पहला है जो आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इसलिए करवाते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के साथ आप उनको फेस टू फेस करवाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स है। दूसरा जो पार्ट है वो है ये है एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न स्टाइल ऑफ लर्निंग, क्योंकि यहाँ ये एंगेजिंग होता है, जो बच्चे खुद करते हैं, टीचर यहाँ टीचर नहीं होता बल्कि फैसिलिटेटर होता है। तो इस जगह पर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है एंगेजिंग, जिसकी वजह से बच्चे नॉलेज और स्किल डेवलप करते हैं। और जो थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डायनामिक है, यानी हर एक टीचर इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर पाता है, प्लान कर पाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये 3 पार्ट आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के डेफिनेशन में लिखने हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक डायनामिक अप्रोच है टीचिंग में, जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है उनके स्किल डेवलप करने के लिए, नॉलेज डेवलप करने के लिए एक एंगेजिंग प्रोजेक्ट के द्वारा, जिसमें वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, चैलेंज करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सेकेंड में लिखिएगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ teaching method in which students learn by actively engaging in real life and personally meaningful projects। so यहाँ जो projects मिलती हैं बच्चों को वो real life से जुड़ी होती हैं, personally meaningful projects होती हैं और बच्चे करते हुए project को actively engage होते हुए project को teach learn करते हैं। so it's a modern
लर्निंग टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टीचिंग मेथड। थर्ड में लिखिएगा PBL, दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, emphasizes on learning activities that are long term, interdisciplinary, student centered and integrated with real world issues and practices। जिस तरह फर्स्ट दो पैराग्राफ बात कर रहा है कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ जुड़ा रहता है, वही चीज़ यहाँ है, बट इस पर एम्फोसिस दिया गया है कि जब बच्चे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं तो ये जो लर्निंग प्रोसीजर है एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। एक दिन एक क्लास में एक लेक्चर में वो कंटेंट खत्म नहीं होता। बच्चों को एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके बाद इवेल्यूट किया जाता है। सो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, इंटरडिसिप्लिनरी रहता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारी डिसिप्लिन्स को एक साथ लेकर चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो बच्चे वहाँ कौन कौन से फैक्ट्रीज हैं, किस तरह की चीज़ें गंदगी फैलाती हैं, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इससे इन्फेक्टेड होते हैं, फ्यूचर में ये क्या लीड करता है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है और स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसे करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ऑफकोर्स ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। लास्ट में लिखिएगा इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग focus is more on learner asking questions and making choices, making changes to products and ideas based on individual and response to question। तो यहाँ जो फोकस रहता है वो इंडिविजुअल फोकस रहता है। हर बच्चा उस सेम प्रोजेक्ट को अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से एनालाइज करता है और उसका आंसर निकालता है। तो यहाँ जो फोकस रहता है वो है हर स्टूडेंट जो लर्नर है वो किस तरह सवाल को समझता है, उस सवाल का किस तरह आंसर निकालने की कोशिश करता है, उसे लास्ट प्रोडक्ट में किस तरह चेंज करता है, अपनी आइडियाज किस तरह डेवलप करता है। सो ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है और एक्टिव लर्निंग मेथड होता है। ये एक मॉडर्न टीचिंग मेथड होता है। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट्स हैं आप एलैबोरेट जरूर कीजिएगा अपने एग्जाम में। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो साइकोलॉजिस्ट है उनके नाम और डेफिनेशन के साथ लिखने हैं। जो मार्क फेचिंग पार्ट है मैंने रिपीटेडली हर एक वीडियो में इस चीज़ को एम्फेसिस दिया है। तो सिल्विया कार्ड का कहना था वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट वर्क इज दैट इट मेक्स स्कूल मोर लाइक अ रियल लाइफ। सो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इससे रिलेट कर पाते हैं रियल लाइफ के साथ, सो लर्निंग ज़्यादा होती है बाय प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। एरिस्टोटल का कहना था ही एम्फसाइज्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग विच इज अ बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो एरिस्टोटल मानते थे कि अगर आप एक एफिशिएंट लर्निंग देना चाहते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, जो एक पार्ट होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का। सॉक्रेटिस का कहना था ही एडवोकेटेड दैट लर्निंग शुड बी through questioning, inquiry and critical thinking which is in project based learning। तो सॉक्रेटिस मानते थे अगर लर्निंग में क्वेश्चंस ना हो, इंक्वायरीज ना हो, क्रिटिकल थिंकिंग ना हो तो लर्निंग प्रॉपर नहीं होती। तो प्रॉपर लर्निंग के लिए क्वेश्चनिंग होना चाहिए, इंक्वायरी और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जो एक मेजर पार्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का। जॉन डेवे का कहना था ही आर्ग्यूड एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ and in learning learner should be an active participant which is a part of project based learning। तो जॉन डेवे मानते थे कि एजुकेशन लाइफ का पार्ट नहीं है बल्कि एजुकेशन ही लाइफ है। इसीलिए जब एजुकेशन ही लाइफ है तो हर लर्नर उसे जीना चाहिए, हर लर्नर उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो पार्ट होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का। जेन पाइगेट का कहना था ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच where learner constructs their concept by asking question, investigating, interacting with others and reflecting on these experiences। तो लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ क्वेश्चनिंग हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इंट्रैक्शन हो और उसके साथ रिफ्लेक्शन हो, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप रिफ्लेक्ट बैक करें, सोचें कि किस तरह कहाँ कौन सी गलती रह गई, कहाँ प्रॉपरली चीज़ें हुई। सो इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है जब आप खुद ब खुद अपनी चीज़ों को एनालाइज करें। रिफ्लेक्शन अगर टीचर दे रहे हैं तो टीचर रिफ्लेक्शन होगा, फ्रेंड्स दे रहे हैं तो पीर रिफ्लेक्शन होगा और आप अगर खुद दे रहे हैं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा। अपने काम को एनालाइज करना रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉन्सेप्ट जो है, यानी एक कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करना, कोई आपको ना बोले बल्कि आप उसे एनालाइज करके कंस्ट्रक्ट करें, वो अप्रोच की शुरुआत जॉन पाइगेट ने की थी और
इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अगर आप टीचिंग में लाना चाहते हैं तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से हो पाता है। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं और वो है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो बात अगर करें टीचर की रोल की, तो आप यहाँ समझें कि क्वेश्चन कुछ भी हो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, पहले आप मीनिंग और डेफिनेशन ज़रूर बताइएगा। उसके बाद पॉइंट वाइज फॉर्म में रोल ऑफ टीचर को हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप लिखिएगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज ओनली पॉसिबल इन क्लासरूम्स वेयर टीचर्स सपोर्ट स्टूडेंट्स बाय गिविंग सफिशिएंट गाइडेंस एंड फीडबैक। तो टीचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, क्योंकि वो शुरुआत से ही फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, सारे स्टेजेस में टीचर की ज़रूरत होती है। सपोर्ट की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को, टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है और फीडबैक की ज़रूरत होती है। तो टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉइंट वाइज फॉर्म में हर एक रोल को एक्सप्लेन कीजिएगा। फर्स्ट में लिखिएगा फ्रेमिंग द लर्निंग, यानी कौन सा सवाल आप देना चाहते हैं, आप क्या लर्निंग चाहते हैं स्टूडेंट से, उसके हिसाब से आपका सवाल होना चाहिए। और क्या प्रॉब्लम्स दे फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो भी आपकी लर्निंग में ही जाएगी। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है कि जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं वो उससे बच्चा क्या डेवलप करेगा, कौन सा आइडिया डेवलप करेगा, वो चीज फ्रेम करना टीचर का काम है। यानी आप अल्टीमेट गोल जो है, जो आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो क्लैरिफाई करता है टीचर। So teachers should focus on topics where there are problems and struggles and encourage students to begin developing ideas and questions of their own that they pursue to solve through प्रोजेक्ट्स दे क्रिएट। यानी क्या सवाल है, कौन से पार्ट में लर्निंग आप करना चाहते हैं, किस पार्ट को आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से करना चाहते हैं, ये टीचर डिसाइड करता है। सेकेंड जो है वो है नॉलेज डेवलपमेंट। टीचर शुड thoroughly explain all the tasks that are to be completed and give detailed knowledge of how to complete the project and derive conclusion। यानी किस तरह आप प्रोजेक्ट बनाएं, नॉलेज उससे कैसे उसे आप प्लान करें, एग्जीक्यूट करें, कंप्लीट करें और कंक्लूजन की ओर किस तरह लेके जाएं। ये पूरा पार्ट किस तरह की कहाँ पार्ट, कौन से पार्ट में क्या नॉलेज डेवलपमेंट होगी, क्या स्किल डेवलपमेंट होगी, ये सारी चीज़ें टीचर एम्फेसिस देता है। थर्ड है मोटिवेट स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बहुत सारी जगहों पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ टीचर को उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने ही है, बल्कि उनके एनकरेज भी करना है। बट ध्यान रखे कि एनकरेजमेंट क्रिटिसिज्म ना हो, यानी वो बच्चा कर रहा है तुम क्यों नहीं कर पा रहे। कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म को न करते हुए उसे मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को। इन पीबीएल टीचर्स एक्ट एज ए मेंटर्स एंड फैसिलिटेटर्स, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज, क्रिटिकली सॉल्व द प्रॉब्लम। फोर्थ है कंसल्टेशन एंड रिविजन। Conferences and consultations that teachers take during the project stage of क्रिएशन डेवलप एनालिटिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का पूरा स्टेप है, आप बच्चों को एक क्वेश्चन देते हैं और उसे प्लान करते हैं। बच्चे जब उसको प्लानिंग को फॉलो करते हैं तो हर एक स्टेप में आपको उनको कंसल्ट करना है, उनके साथ डिस्कस करना है। तो हर एक स्टेप में, चाहे डेटा कलेक्शन हो, डेटा एनालिसिस हो, या फिर उस डेटा को आप किसी प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, कहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं उसमें बच्चा एनालिटिकल स्किल डेवलप करता है। सो ये जो कंसल्टेशन है, रिवीजन है बार बार उस प्रोजेक्ट का, हर एक पार्ट का, वो टीचर करता है। फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। Flexible. In order to create successful project-based learning, teacher needs to plan well and be flexible towards the question and reflection of the project. So यहाँ flexibility की ज़रूरत होती है। टीचर एक स्ट्रिक्ट माहौल में कि इसी तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, इसी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो प्रोडक्टिव नहीं होगा। हर एक जगह का सिचुएशन अलग होता है, हर एक बच्चे की साइकोलॉजी अलग होती है। तो टीचर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन और रिगार्डिंग द क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि एक बच्चा एलडी बच्चा है, लर्निंग डेफिशिएंसी है उसमें, या फिर आप कह सकते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, तो उसको क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। एक एवरेज बच्चे को क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, उसके आइडियाज अलग होंगे। और एक गिफ्टेड चाइल्ड को क्वेश्चन पूछना या उसका रिफ्लेक्शन, उसका जो एनालिसिस होगा वो अलग होगा। तो टीचर एक फ्रेम में सारे बच्चों को नहीं डाल सकता, फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है।
6 है पीर फीडबैक एंड सेल्फ इवेल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को सिखाना पड़ता है टीचर को कि एक दूसरे के काम को आप किस तरह इवेल्यूट करें और सबसे बड़ी बात अपने काम को किस तरह इवेल्यूट करें। तो यहाँ टीचर सिखाता है और वो एनकरेज करता है कि बच्चे खुद की चीज़ों को समझे, एनालाइज करें, इवेल्यूट करें, रिफ्लेक्ट करें। Teachers needs to encourage self-evaluation of their own work and feedback from peer, which develop cognitive skills। तो दोस्तों के साथ फीडबैक किस तरह, दूसरों को, अपने टीममेट्स को, दूसरों के टीममेट्स को किस तरह फीडबैक देना चाहिए, ये सारी चीजें टीचर सिखाता है। 7th है प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप क्वेश्चन देते हैं, उसका जो प्रोसीजर है किस तरह वो स्मूथली वो प्रोसीजर फॉलो करे, स्मूथली प्रोजेक्ट खत्म हो, और सपोर्ट, ये दोनों ही चीजें टीचर देता है। हर एक सेशन का, हर एक पार्ट के लिए वो टाइम रखता है। टाइम, हालांकि वो टाइम फ्लेक्सिबल होता है बट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, अदरवाइज वो डेडलाइन को क्रॉस कर लाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप, उसकी डिसिप्लिन, उसका जो टाइम फ्रेम, उसका प्लानिंग, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टीचर देता है, विच हेल्प स्टूडेंट्स फॉर स्मूथली कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। 8th है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। सो टीचर का काम है कि जब भी वो प्रोसेस देख रहा है तो अपने व्यूज दे। हर एक प्रोसेस के साथ बच्चे जब उसके पास आ रहे हैं कि क्या, किस तरह का प्रोसेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ें वो फेस करें, क्या नए आइडियाज़ वो डेवलप कर रहे हैं, तो उस पर वो एक फीडबैक दे, एक पॉजिटिव फीडबैक दे, जो फीडबैक उसको एनकरेज करे, मोटिवेट करे, ना कि कंपैरेटिव फीडबैक, और जो फीडबैक बच्चों को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग दे और उनको डराए प्रोजेक्ट से। कहीं कहने का मतलब है कि अगर कोई ग्रुप आपका बहुत जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है, और एक ग्रुप नहीं कर पा रहा, तो कंपैरिजन उनमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और फीडबैक हमेशा मोटिवेटिंग फीडबैक देनी चाहिए बच्चों को, और नेक्स्ट स्टेप किस तरह वो पा सके उसके बारे में देना चाहिए। सो इवैल्यूएटिंग एंड providing verbal feedback to the process and result is a role of teacher, but they should avoid comparison। तो this is very important। comparison, एक ही ग्रुप में दो बच्चों को कंपेयर करना, दो अलग अलग ग्रुप्स को कंपेयर करना, प्रीवियस ग्रुप जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसे कंपेयर करना, प्रीवियस प्रोजेक्ट के साथ प्रेजेंट प्रोजेक्ट को कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें टीचर्स को अवॉइड करनी पड़ेगी। 9th में लिखिएगा डिटरमाइन सक्सेस क्राइटेरिया। तो सक्सेस क्या होना चाहिए, आप एक्चुअली क्या चाहते हैं प्रोजेक्ट से, वो सक्सेस क्राइटेरिया टीचर डिसाइड करता है। टीचर कैन क्रिएट रुब्रिक ऑन वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फैसिलिटेट एनालिसिस ऑफ वेरियस मॉडल्स डिटरमाइनिंग द क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो बच्चा क्या सोच रहा है, क्या एनालाइज कर रहा है, उस पर एक रुब्रिक बनाए, एक क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग बनाए, एक पैटर्न बनाए, और वो हेल्प करे स्टूडेंट को समझने में कि एक्चुअली हम प्रोजेक्ट से चाहते हैं क्या है, और किस पॉइंट को हम कहेंगे कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट और कंप्लीशन ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, वो डिसाइड करता है टीचर। 10th पॉइंट है रिक्रूट एन ऑडियंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पूरा प्रोजेक्ट कर लिया, उसको देखने के लिए कोई नहीं है, एनालाइज करने के लिए कोई नहीं है, तो वो बच्चों को एक्चुअली में मोटिवेट नहीं करता, और एक्चुअली में आप बहुत सारी बच्चे अल्टीमेटली क्या उससे पाते हैं वो समझ नहीं पाते। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इसे सीखें तो आपको ऑडियंस लानी होगी, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हो, हेडमिस्ट्रेस हो, डिफरेंट टीचर्स हो, अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स हो। अगर वो लोग आप ले आके आ सकते हैं, लाते हैं, एक टीचर लेके आता है, तो वो बच्चे को मोटिवेट करता है उस चीज़ को और बेटर बनाने के लिए। तो टीचर नीड्स टू अरेंज ऑडियंस like university staff, community members, local scientists who can evaluate on the project। 11th है अलाउ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। सो हर एक प्रोजेक्ट का अगर आपने 1 वीक टाइम दिया है या फिर 2 वीक टाइम दिए हैं, और उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो ज़रूर रिफ्लेक्शन का आप टाइम दीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा पार्ट होता है जो बच्चों को अपना जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और प्रोजेक्ट की सक्सेस एंड फेल्योर के साथ अवेयर करवाता है। तो ये टाइम भी टीचर देता है। टीचर शुड प्रोवाइड टाइम फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड यूज दैट टू इम्प्रूव द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो इसी रिफ्लेक्शन के साथ वो किस तरह नेक्स्ट प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर पाए वो भी टीचर देखता है। तो फ्रेंड्स, रोल ऑफ टीचर्स में ये सारे पॉइंट्स आएंगे। Next, let's move on to the third question, which is explain the steps in project based learning। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के क्या क्या स्टेप्स हैं फ्रेंड्स। अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगी जो सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था, वो ये कि जब भी आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कोई भी क्वेश्चन पाएं, मीनिंग और डेफिनेशन पार्ट ज़रूर लिखिएगा।
स्टेप्स में अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है बीएड में स्टेप्स में, तो आप स्टेप्स को पहले लिख दीजिए क्या क्या स्टेप्स हैं। इसे आप एक माइंड मैप की तरह भी लिख सकते हैं, यानी सर्कल और चारों तरफ से एक एक रेज निकल रहे हैं और उसमें वो लिखे हैं, या फिर पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ मैंने बनाया है। इसके बाद आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट इज स्टार्ट विथ द एसेंशियल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप चाहते हैं, जो लर्निंग आप चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो एसेंशियल क्वेश्चन है वो बनाएं। सेकंड है डिज़ाइन अ प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए एक प्लानिंग बनानी चाहिए, जो सेकंड पार्ट है। थर्ड है क्रिएट अ शेड्यूल, यानी टाइम शेड्यूल हो, बच्चों के शेड्यूल्स हो कि किस तरह कौन सा पार्ट कौन प्ले करेगा, कितने वक्त में प्ले करेगा, वो चीज़ कितने वक्त में बनाएगा। दैट पार्ट इज क्रिएट अ शेड्यूल, वो थर्ड पार्ट आता है। फोर्थ है मॉनिटर द स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इस फोर्थ पार्ट में जब आपने बच्चों को काम दे दिया है तो हर बच्चे को एक टाइमली बेसिस आप मॉनिटर करें उस प्रोजेक्ट को की और उसके प्रोग्रेस को। फिफ्थ है असेस द आउटकम, जो आउटकम है उसको आप एनालाइज करवाएं, बच्चों को बताएं। और सिक्स्थ जो है वो है इवेल्यूट द एक्सपीरियंसेस। सो इवेल्यूट सेल्फ इवेल्यूशन हो सकता है, पीर इवेल्यूशन हो सकता है, अडल्ट टीचर्स के इवेल्यूशन हो सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की, रिफ्लेक्शन और इवेल्यूशन का टाइम टीचर को देना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोगों को या स्कूल के काफ़ी सारे डिफरेंट टीचर्स को, प्रिंसिपल को या दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को भी आप बुला के प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं, वो इवेल्यूट करवा सकते हैं। सो ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 स्टेजेस है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, जिसे आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है अपने आंसर में। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है स्टार्ट विथ एसेंशियल क्वेश्चन। तो पहला जो है क्वेश्चन ढूंढना, क्या क्वेश्चन है, क्या टॉपिक है, क्या लर्निंग में चाहता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें एसेंशियल क्वेश्चन फ्रेम मस्ट एंगेज स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन किस तरह का होना चाहिए, जो बच्चों को एंगेज करें। दूसरा, क्वेश्चन शुड बी ओपन एंडेड एंड रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड टॉपिक। तो क्वेश्चन ओपन एंडेड होना चाहिए, यानी बच्चे उसमें सोचें, हर एक बच्चा का अपना पर्सपेक्टिव बने, ना कि मल्टीपल चॉइस हो जिसमें एक ही सिंगल आंसर हो। ना उस ओपन एंड क्वेश्चन उन्हें कहा जाता है जिसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, अपने आइडियाज डाल पाते हैं। ओपन एंड क्वेश्चंस ऐसे टाइप के होते हैं जहां हर बच्चा अपनी तरीके से उसे एक्सप्लेन करता है। तो क्वेश्चंस ओपन एंडेड होने चाहिए और रियल वर्ल्ड के साथ जुड़े होने चाहिए। थर्ड जो होना चाहिए वो है क्वेश्चन शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। तो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, फिफ्थ क्लास का बच्चा है, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उनके क्वेश्चंस अलग होंगे, उनका प्रोजेक्ट अलग होगा, दैट इज एज और साइकोलॉजी के हिसाब से। फोर्थ जो पॉइंट है वो है स्टूडेंट शुड बिलीव द क्वेश्चन हैज एन इम्पैक्ट एंड मीनिंग इन द स्टूडेंट्स लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स तब तक इन्फ्लुएंस नहीं होते, मोटिवेट नहीं होते, जब तक वो अपने साथ उसे जोड़ नहीं पाते। तो बच्चों को उस क्वेश्चन के साथ उनके साथ जोड़ना टीचर का काम है, ताकि उन्हें समझ में आए कि इस क्वेश्चन, इस प्रोजेक्ट का मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। चाहे इसमें आप अवार्ड जोड़ें, इस पर आप बच्चों को बुक मार्क्स दें, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि इस प्रोजेक्ट को करने से उनके पेरेंट्स आएंगे देखने के लिए, प्रिंसिपल आएगा, या फिर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, लर्निंग मिलेगी, या उनको एक वो रिप्रेजेंट होंगे स्कूल में, या फिर रिप्रेजेंट करेंगे स्कूल को कहीं दूसरे लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें हैं वो रिलेट करती हैं स्टूडेंट क्या किस तरह मोटिवेट होता है उस प्रोजेक्ट को लेकर। इसके साथ है ट्राई टू मेक इट इंटरडिसिप्लिनरी। सो कोशिश कीजिए ऐसे टॉपिक देने के लिए जो बच्चे के बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स को जोड़े। अगर साइंस सब्जेक्ट हो, उसमें सोशल साइंस का भी पार्ट हो, हिस्ट्री का भी थोड़ा पार्ट हो, ज्योग्राफी का भी पार्ट हो, या फिर मैथ्स भी उसमें थोड़ा हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा सब्जेक्ट जो इंटरडिसिप्लिनरी हो, बच्चा काफ़ी सारे एंगल से उस क्वेश्चन को सोच पाए। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लानिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वो है डिज़ाइन अ प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। इसमें आता है प्री प्लान कंटेंट स्टैंडर्ड। जो कंटेंट आपने लिया है उसके हिसाब से उसे प्री प्लान कीजिए, उसके स्टैंडर्ड को। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन प्लानिंग, दे विल डेवलप ओनरशिप। ये ज़रूरी है, जब आप एक कंटेंट देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, बच्चों को ही बताइए कि वो उसे प्लान करें, ताकि उस पर उनकी पकड़ आए, उनको लगे कि वो उनका प्रोजेक्ट है, वो कर रहे हैं उसे, उन्होंने ही उसे डिज़ाइन किया है। तो इसमें बच्चों को इन्वॉल्व कीजिएगा। थर्ड है सिलेक्ट एक्टिविटी एंड कंटेंट एज पर करिकुलम। तो जो करिकुलम है बच्चे का, उससे रिलेटेड कीजिए ताकि उसे समझ में भी आए, रिलेट कर पाए वो अपने बुक्स के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, और प्लान भी कर पाए। फोर्थ है नो द मटेरियल एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स।
ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें डिज़ाइनिंग के लिए जो चीज़ें बच्चा यूज़ कर रहा है वो उसके लोकल जो एनवायरनमेंट है वहाँ मिलता हो, और बच्चे को आप डिज़ाइन करते वक्त क्या चीज़ें चाहिए, क्या रिसोर्स चाहिए वो बताएं, वो डिज़ाइनिंग पार्ट में जाता है। थर्ड जो पार्ट है वो है क्रिएट अ शेड्यूल, यानी टाइम शेड्यूल आपको बनाना है, या फिर क्लास में ग्रुपिंग बनानी है बच्चों की, तो एक प्रॉपर पैटर्न बनाना है ताकि कौन सा प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट कितने टाइम में फिनिश होता है और उससे क्या आपको मिलता है, क्या बच्चा सीखता है, क्या स्किल उसका डेवलप होता है। डिजाइन अ टाइम लाइन फॉर द प्रोजेक्ट कंपोनेंट एंड मेक स्टूडेंट रियलाइज दैट दे नीड टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट विद इन इट। तो एक डेडलाइन, एक टाइमलाइन बच्चों को बताना जरूरी है कि इसी के अंदर उन्हें फिनिश करना है, 1 वीक के अंदर फिनिश करना है, 15 दिन में फिनिश करना है, इट कांट गो अनलिमिटेड। तो वो चीज बच्चों को बताने की जरूरत है। सेट बेंचमार्क, बच्चों को एक डेडलाइन बेंचमार्क की जरूरत है, एक क्वालिटी भी बेंचमार्क की जरूरत है। टाइम एंड क्वालिटी दोनों के एक बेंचमार्क की जरूरत होती है शेड्यूल में। सेकेंड में लिखिएगा गिव डायरेक्शन टू द स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कीजिए कि कौन सा स्टेप पहला आता है वो कितने दिन में खत्म होगा, सेकंड स्टेप कौन सा है वो कितने दिन में खत्म होगा। रिमाइंड देम ऑफ द टाइम लाइन एंड डेडलाइन। बच्चे जब करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे वो गलतियां करते हैं, वो उसे रीटेक करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो फर्स्ट स्टेप की जगह थर्ड स्टेप की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ टीचर को उन्हें रिमाइंड करने की जरूरत होती है हर वक्त कि आपको टाइम में फिनिश करना है, लैब प्रोसेस के हिसाब 1 by 1 जाना है और डेडलाइन को देखते हुए जाना है। इसके बाद शेड्यूल में आता है इनिशिएट प्रोजेक्ट्स दैट विल लेट ऑल स्टूडेंट्स मीट विद सक्सेस। सो ऐसा शेड्यूल आप बनाइए जो बच्चे एक्चुअली कर पाए। वो अगर एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को आप दे रहे हैं तो ऐसी चीज जो उसके अंडरस्टैंडिंग में हो, उसकी पहुंच में हो और उसे वो खुद कर पाए, वो शेड्यूल में आना चाहिए। फोर्थ है मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जाता है, जब इसे कर रहे हैं, जब प्रोजेक्ट में हैं, उस ड्यूरेशन में वो किस तरह उन चीज़ों को कर रहे हैं, प्रोग्रेस रेट क्या है, फेल्यूर्स कहाँ हो रही है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं कि नहीं, फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ग्रुप सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। कभी कभी 5 ग्रुप होता है, उसमें 2 बच्चे काम कर रहे होते, 3 बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो सारी चीज़ों को देखना, एनालाइज करना, वो होता है टीचर का काम। वो इस पार्ट में जाता है, मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स एंड द प्रोग्रेस में जाता है। इसमें लिखिएगा मॉनिटर स्टूडेंट्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर वर्क। तो जो काम दिया गया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे टाइम में कंप्लीट करें। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू वर्क कोलैबोरेटिवली एंड फैसिलिटेट द प्रोग्रेस। तो एक साथ किस तरह काम करें, वो जुड़ के किस तरह काम करें और प्रोग्रेस किस तरह जल्दी हो, वो बच्चों को बताना जरूरी है, और वो यहाँ इस 4th स्टेप में जाता है। गिव फ्रीडम टू चूज देयर प्राइमरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जब आप मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, बच्चों को छोड़ दीजिए कि वो कौन सा रोल कौन प्ले करेगा। बस आप मॉनिटर कीजिए कि वो प्रॉपरली अपने साइकोलॉजी के हिसाब से वो रोल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। इसके बाद आता है जो 3rd पार्ट आएगा मॉनिटरिंग में ही, वो आएगा एनकरेज एवरी चाइल्ड टू गिव देयर बेस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो यहाँ बच्चों को समझाने की जरूरत है कि अगर 5 का ग्रुप है, ये 5 बच्चे ही रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ एक लीडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर जो मेन पार्ट प्ले कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हर एक इंडिविजुअल जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोजेक्ट के बेस्ट कंप्लीशन के लिए। ये जो प्रोग्रेस देखना प्रोजेक्ट का या फिर बच्चों को मॉनिटर करना, ये पार्ट 4th में ही जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में जाता है। प्रोवाइड रिसोर्स एंड गाइडेंस भी इसी पार्ट में जाता है। एसेस द प्रोसेस बाय क्रिएटिंग टीम्स एंड प्रोजेक्ट रूब्रिक। तो प्रोजेक्ट रूब्रिक यानी क्वेश्चन आंसर्स, और उसके साथ उसका जो रिलेटेड जो किस तरह स्टेपिंग फॉर्म में वो जा रहे हैं वो एनालाइज करना, उसको चॉक डाउन करना, नोट डाउन करना, प्रोग्रेस को एनालाइज करना, इसे रूब्रिक कहा जाता है, और ये चीज भी इसी पार्ट में जाती है। 5th में जाएगा एसेस द आउटकम। तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट जब हो गया, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया है, तो उसके बाद आप उसे देखिए, एनालाइज कीजिए, फीडबैक दीजिए, उसको कहा जाता है एसेस द आउटकम। जो 5th पार्ट है प्रोवाइड डायग्नोस्टिक फीडबैक। तो बच्चों को एक प्रॉपर फीडबैक दीजिएगा, कंपैरेटिव फीडबैक नहीं। एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक तो हर एक स्टेज में दिया जाता है, पर डायग्नोस्टिक फीडबैक यानी आप एक्चुअली देखकर इस प्रोग्रेस को या प्रोजेक्ट को क्या समझ रहे हैं वो जरूर बताइएगा। अलाउ 1 टू इवेल्युएट प्रोग्रेस एंड रिलेट दैट प्रोसेस टू अदर्स। तो ये स्टूडेंट के साथ भी आप कीजिए कि बच्चे खुद को इवेल्युएट करें,
अपने प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करें और वो चीज़ दूसरों के साथ शेयर करें कि हम इसे जल्दी भी कर सकते थे और हम इसे, या फिर हमने बहुत जल्दी कंप्लीट किया, तो इस चीज़ को वो खुद इवैल्यूएट करें। ये स्टूडेंट्स फीडबैक ऑन हाउ वेल दे अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन। तो बच्चों को आपको ये बताने की ज़रूरत है कि बच्चे कितनी बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम को समझे हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे एक्चुअली 50% समझते हैं पर वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने पूरा प्रॉब्लम समझ लिया है। तो कंप्लीट प्रॉब्लम का सिनेरियो कितना मैसिव है, करिकुलम से किस तरह जुड़ा हुआ है, ये बच्चों को फीडबैक में बताया जाता है, जो 5th पार्ट में आता है। फिर बताइएगा, लिखिएगा, गिव अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट सेल्फ असेसमेंट बाय द स्टूडेंट्स। वही पार्ट रिपीट किया जा रहा है कि इवेल्यूट किया, एक बच्चा आया उसने इवेल्यूट किया, उसके बाद हर एक बच्चा अपने अपने को सेल्फ इवेल्यूट कर रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने को बता रहा है कि मैंने क्या पार्ट किया है, एक्सेस कर रहा है खुद को कि हाँ मैं इसे बेहतर कर सकता था या मैंने अपने 100% दिया। इस चीज को बच्चा खुद इवेल्यूट करे, सेल्फ इवेल्यूट करे, हर एक बच्चा, हर एक टीम मेंबर करे। इसके बाद जो पार्ट आता है एक्सेस ऑफ द आउटकम में, वो है अरेंज अ स्टूडेंट टीचर कॉन्फ्रेंस सो दैट स्टूडेंट एक्सप्लेन इन डिटेल देयर अंडरस्टैंडिंग। सो एक कॉन्फ्रेंस करवाएं ताकि हर बच्चा, हर एक टीम आके अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करे, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करें, उसके इंग्रेडिएंट को एक्सप्लेन करें, उसके प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करें और उसके आउटकम को एक्सप्लेन करें, जो स्किल नॉलेज डेवलप हुई है उसको एक्सप्लेन करें। ये आती है 5th स्टेज में। 6th स्टेज जो लास्ट है वो है इवेल्यूट द एक्सपीरियंस। तो यहाँ आप लिखिएगा, रिफ्लेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, शुड बी डन इंडिविजुअली एंड एज ग्रुप। सो जो लास्ट की जो लर्निंग है, इवेल्यूशन है, एक दूसरे के टीम को देखकर जो इवेल्यूशन है, वो लास्ट पार्ट में आता है। इसमें इवोल्यूशन में दूसरे लोग भी आ सकते हैं, यानी अगर आपने प्रिंसिपल को बुलाया है, डिफरेंट टीचर्स को बुलाया है, कोई साइंटिस्ट को बुलाया है, कम्युनिटी मेंबर्स को बुलाया है, पीटीए मेंबर्स को बुलाया है, पेरेंट्स को बुलाया है, तो इस इवोल्यूशन स्टेज में ये सारी चीज़ें जाएंगी। यहाँ आप प्रोजेक्ट डिस्प्ले भी कर सकते हैं इवोल्यूशन में, और यहाँ आप फीडबैक भी ले सकते हैं। डिस्कस द एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आप यहाँ इवेल्यूट करते हैं कि ये एक्चुअली प्रोजेक्ट में क्या खामियां थी या क्या बेहतर चीज़ थी और हम इसे नेक्स्ट टाइम किस तरह इम्प्रूव कर पाते हैं। फ्रेंड्स, 5th और 6th में ये डिफरेंस है कि 5th में एक बच्चा खुद के प्रोजेक्ट को या फिर एक टीम खुद के प्रोजेक्ट को एनालाइज करती है, एक्सप्लेन करती है, उसके नॉलेज उसे क्या मिली उसे एक्सप्लेन करती है। 6th में ये एनालिसिस किया जाता है कि हम इसे किस तरह बेहतर बना सकते हैं, किस तरह हम इसमें क्या चेंजेस लाएं तो और अच्छी हो, या फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये जो पार्ट है वो इवोल्यूशन में जाता है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इवोल्यूशन में जो लास्ट बात आता है, शेयर आइडियाज दैट विल लीड टू न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। सो जो नेक्स्ट इसके बाद, एक प्रोजेक्ट के बाद जो फॉलो अप प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में नए आइडियाज जनरेट करना, नए क्वेश्चन जनरेट करना, वो भी इवोल्यूशन का पार्ट है, जो आपको एक्सेस में नहीं मिलेगा, जो 5th पॉइंट में नहीं मिलेगा। सो 5th पॉइंट 6th पॉइंट में कंफ्यूज मत होइएगा। 6th पॉइंट में आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, दूसरों के व्यूज, कम्युनिटी के व्यूज भी लाते हैं। प्रोजेक्ट को किस तरह बेहतर बनाएं उसके बारे में सोचा जाता है, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा जाता है, नए क्वेश्चंस के बारे में सोचा जाता है। तो ये था स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो जिस तरह मैंने हर एक क्वेश्चन नंबर 2, 3 में कहा है कि जब भी आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कोई भी क्वेश्चन मिले, मीनिंग और डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन में भी वही बता रही हूँ कि मीनिंग और डेफिनेशन आपको लिखने ही हैं। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लिखिएगा और हर एक जो तीनों टाइप्स हैं, हर एक टाइप को एक्सप्लेन कीजिएगा। The project-based learning methodology is a way to structure curriculum around project that promote inquiry-based activity. So project-based learning एक मेथड है, टीचिंग मेथड है, एक मॉडर्न टीचिंग मेथड है जो जिसमें आप करिकुलम को पढ़ाते हैं एक प्रोजेक्ट के द्वारा, जो एक इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटी होती है, एक क्वेश्चन बेस्ड एक्टिविटी होती है। यानी करिकुलम को आप कंप्लीट करवा रहे हैं बट विथ यूज ऑफ अ प्रोजेक्ट, जिसमें आप एक क्वेश्चन देते हैं और बच्चा उसे एनालाइज करता है, इंक्वायरी करता है और वो डेवलप करता है लर्निंग जो करिकुलम चाहता है, जो लर्निंग बच्चा सीखे, जो स्किल बच्चा सीखे, वो प्रोजेक्ट से वो सीखता है, एक दूसरे के साथ बात करके। इसे स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड,
modern technology of learning, modern methodology of learning. Students learn content while sharing ideas and evaluate their own ideas. एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आर चाइल्ड सेंटर. सो सारी तरीके की जो हर एक तरीके की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर होती है, जिसमें बच्चे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो है स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में बात की कि बच्चा अपनी काम को इवेल्यूट तो करता ही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता ही है, बट फ्रेंड्स की भी सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, यानी पीयर रिफ्लेक्शन होता है. बच्चे एक दूसरे के साथ सीखते हैं, इवेल्यूट करना सीखते हैं, दूसरों के व्यूज अंडरस्टैंड करना सीखते हैं, और ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है. ये एक मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग है, यानी एक तरीका है पढ़ाने का, करिकुलम. सो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में 3 टाइप जाएंगी. एक है चैलेंज बेस्ड लर्निंग, प्लेस बेस्ड एजुकेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. सो ये तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट है चैलेंज बेस्ड लर्निंग, जिसे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है. जिस तरह नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ जो शुरुआत होती है वो प्रॉब्लम ऑफ द रियल वर्ल्ड होती है, प्रॉब्लम जो बच्चा सॉल्व करता है प्रोजेक्ट करके. उसकी लर्निंग जो होती है वो इंटरडिसिप्लिनरी होती है, यानी डिफरेंट चीज़ों को अपनी प्रीवियस नॉलेज, चाहे वो फिजिक्स का नॉलेज हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, किसी भी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उसको मिलाकर वो इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है. सॉल्व करते वक्त बच्चा यहाँ उसका जो एफर्ट है वो घर पे भी देता है, स्कूल पे भी देता है, कम्युनिटी पे देता है, यानी उसके जो लाइफ में जो चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस वो देख रहा है उसके साथ वो रिलेट कर पाता है. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, सोशल स्किल डेवलपमेंट करवाता है, यानी उसके जो एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट है, स्कूल का है, कम्युनिटी का एनवायरनमेंट है, उसके साथ वो जुड़ता है. इसीलिए उसकी जो सोशल स्किल्स है वो डेवलप होती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो हर एक में डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग हर एक में डेवलप होती है, इसमें उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं. प्रॉब्लम बेस्ड teaching method circles with its emphasis on student-led solving of real-world problems. It is multidisciplinary approach to teaching and learning. Children solve the real-world problems, real-life problems through efforts in their home, school, and communities. Students build skills in problem solving, research, and potential social skills while being engaged in learning. So learning के साथ engage होते हुए वो अपने social skills develop करता है, research जो capability है वो develop करता है, problem solving ability develop करता है. इसके बाद आता है हमारा प्लेस्ड बेस्ड लर्निंग. यहाँ फ्रेंड्स जो एम्फोसिस है वो है लोकल कम्युनिटी. कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके रीजनल प्रॉब्लम्स है, कल्चरल जो चीज़ है, लैंडस्केप या फिर ज्योग्राफिकल जो कंपोनेंट है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बच्चा सॉल्व करने की कोशिश करता है, उससे रिलेटेड इंक्वायरी करता है. एक पर्टिकुलर प्लेस की हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसका सॉइल में किस तरह का मिनरल पाया जाता है, पानी का कंटेंट किस तरह का है, क्वालिटी किस तरह की है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्लेस्ड बेस्ड एजुकेशन में जाती है, यानी ऐसा एजुकेशन, ऐसा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जहां बच्चा घर से निकल के बाहर जाके कम्युनिटी से जाके वो डेटा कलेक्ट करता है, उसे एनालाइज करता है और एक कंक्लूजन में पहुंचता है. So place-based education uses the local community, including its culture and heritage, landscapes and opportunities and experience to study across a range of subjects. Students benefit from inquiry-based relevant learning that is personalized to the local community. तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, या फिर वो और किसी चीज़ पर एनालाइज कर रहे हैं. तो यहाँ बच्चा जाके हर एक जाके अपनी कम्युनिटी से उसकी हिस्ट्री जाने की कोशिश करता है, या फिर आप कह सकते हैं कल्चर जाने की कोशिश करता है, या उनके जो इनकम ग्रुप है, अगर आप कहें कि एक जगह पे एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितने इनकम ग्रुप्स हैं लोगों के, या फिर फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं, इस तरह की जो डेटा कलेक्शन है वो बच्चा इंडिविजुअली जाके करता है. ये जो एक्टिविटी होती है वो बच्चे की कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी होती है, जिसमें उसके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चरल एस्पेक्ट, लैंडस्केप्स, एक्सपीरियंस, पीपल, देयर थिंकिंग, या फिर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज अगर हो रहा है, या फिर एक वाटर पोल्यूशन रिलेटेड है कि पानी कहाँ से गंदा हो रहा है, क्या ये जो चीज़ें हैं कम्युनिटी पर्टिकुलर स्मॉल स्पेस की जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड है, तो प्लेस बेस्ड एजुकेशन होता है.
जहाँ बच्चा इंक्वायरी करता है चीज़ों को जानने की, एक जगह से दूसरी जगह जाकर सिंगल लोगों को पूछ के इंक्वायरी करता है और रिलेवेंट लर्निंग वो पाता है. Place-based education target the local community where students can address local issues like poor housing or economics or history, geography of a particular region. तो यहाँ बच्चा एक पर्टिकुलर रीजन के जो लोकल्स हैं उनके पास जाके वो डेटा कलेक्ट करता है और उसके हिसाब से वो एक जो रिजल्ट है उसे डिराइव करता है कि अल्टीमेटली उसकी लर्निंग क्या है, एक्चुअली वो क्या सिचुएशन है उस लोकल एरिया को लेकर, वो इस प्लेस्ड बेस्ड एजुकेशन का पार्ट होती है. जो थर्ड है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिस तरह हम स्कूल्स में कंडक्ट करते हैं, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, बनाने के लिए वो रिसोर्सेज लाते हैं, उसे बनाया जाता है जिसमें बच्चे कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, मोटर स्किल बनता है यानी वो कहीं चीज़ों को फिट कर रहे हैं, सोशल स्किल की तो डेवलप होती है, उससे फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, स्पीच की डेवलप होती है, स्पोकन या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों से इंटरेक्शन करने की जो क्वालिटी होती है वो डेवलप करती है. ये जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है. आप एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो पार्ट होता है, यहाँ बच्चा एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करता है एक मॉडल, एक एक्टिविटी वो कंस्ट्रक्ट करता है. तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एम्फसाइजेज द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी. सो हैंड्स ऑन एक्टिविटी, वो एक्चुअली कंस्ट्रक्ट कर रहा है कोई चीज़ों को. लास्ट दोनों में वो कंस्ट्रक्ट नहीं करता, वो रिलेटेड इंक्वायरीज करता है, कहीं वो सोशल लाइफ के इंक्वायरीज कर रहा है, कहीं कम्युनिटी लाइफ के इंक्वायरीज कर रहा है. तो यहाँ वो एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करता है, हैंड ऑन एक्टिविटीज करता है अपने मॉडल को बनाने की. स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू मैनिपुलेटिव एंड एक्सपेरिमेंट्स. सो यहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसी को लेकर एक्सपेरिमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं और रिजल्ट को डिराइव करते हैं. Activity based learning encourages students to actively participate in their own learning experience through practically engaging in activities such as independent investigation. So यहाँ बच्चा इंडिपेंडेंटली अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसे कंडक्ट करने की कोशिश करता है, अपनी जो मेथोडोलॉजी है वो उसे चेंज करने की भी कोशिश करता है, अपना जो तरीका है कि किस तरह इस चीज़ को किया जाए वो डिज़ाइन करता है, मॉडल डिज़ाइन करता है. आप कह सकते हैं मॉडल डिज़ाइनिंग भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जाएगी, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का वो पार्ट होगा. In activity based learning, children learn at their own pace through various supervised activities. So वेरियस सुपरवाइज एक्टिविटीज़ हों जहाँ टीचर आके देख रहा है प्लानिंग किस तरह जा रही है, और यहाँ जो होता है यहाँ बच्चा अपने पेस में जाता है. हालांकि एक डेडलाइन ज़रूर दी जाती है, स्टूडेंट्स को एक डेडलाइन दी जाती है कि प्रोजेक्ट कितने दिनों में ख़त्म होगा, प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट कितने दिनों में ख़त्म होगा. इसके बाद आएगा इट अलाउज फॉर मॉनिटरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स सच एज कोलैबोरेशन, स्पीच, मोटर स्किल्स एंड सोशल स्किल्स. तो यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आप बच्चे को देख पाते हैं कि वो किस तरह कोलैबोरेट कर रहा है. 5 स्टूडेंट्स है, 2 ही बच्चे काम कर रहे हैं, 3 नहीं कर रहे, तो आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो कोलैबोरेट करे. तो यहाँ जो कोलैबोरेशन है वो प्रॉपरली विजिबल होता है, बच्चा हैंड ऑन काम कर रहा है, एक्चुअली में काम कर रहा है, सोशल स्किल्स डेवलप कर रहा है. ये पार्ट होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का हर एक पार्ट, चाहे मीनिंग डेफिनेशंस हो, टाइप्स हो, स्टेजेस हो, इन पे हमने बात की. अगर कोई भी डाउट आपको है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है. मुझे लगता है कि एक्चुअली कोई मेरा वीडियो पसंद कर रहा है, देख रहा है और चाहता है कि मैं और वीडियोस पोस्ट करूं. थैंक यू.